इनकलाब, इनकलाब, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शायद ये पहली ऐसी पार्टी हो और पहली ऐसी पार्टी का प्रोग्राम हो, ऑफिशियल प्रोग्राम, जिसके अंदर नाराए तकबीर के नारे लगे हों और वो भी किसी एमएलए ने लगाया हो। तो ये शायद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो यही चीज दिखाती है कि आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी है और यहां अपने मजहब के साथ राजनीति करने का हर एक को पूरा हक है और बराबर का हक है। इकलौती आम आदमी पार्टी है, बाकी किसी में दम नहीं है। किसी मुस्लिम लीडर में दम नहीं है कि वो नाराए तकबीर किसी अपनी पार्टी के मंच से बोल सके। सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर ये दम है, आम आदमी पार्टी के लीडरों के अंदर दम है, क्योंकि जहां बोलने का दम है वहां सहन करने का भी दम सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडरान के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं माइनॉरिटी सेल की जो तश्कील आज हुई है, उसके लिए फिरोज भाई और उनकी टीम को, इस्माइली भाई की टीम को, कि आज महसूस हो रहा है कि वाकई आम आदमी पार्टी में भी कोई माइनॉरिटी विंग है। नहीं तो मैं तो इस बात के हमेशा खिलाफ रहता था कि आम आदमी पार्टी के अंदर कम से कम माइनॉरिटी विंग तो मत बनाइए, क्योंकि माइनॉरिटी विंग जहां बनी, अलग से एक विंग बन गई और जो मुसलमानों के काम है ये करेंगे, जो सिखों के काम है ये करेंगे, जो ईसाइयों के काम है ये करेंगे। एक कमजोर सा छोटा सा तबका अलग कर दिया जाता है जो दूसरी पार्टीज में। तो आज हमें फक्र महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का माइनॉरिटी विंग शायद जिस तरह से दूसरे विंग मजबूत विंग है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी का माइनॉरिटी विंग भी मजबूत है। हमें जब मैं इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत कर आया, तो सबसे पहले तो मुझसे बटला हाउस का एक सवाल किसी ने कर लिया। मुझसे पूछा, बताओ जी बटला हाउस के बारे में आपकी क्या राय है। मैंने कहा भाई पहले भी फर्जी था, आज भी फर्जी है, इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई इंक्वायरी होनी चाहिए, सेंटर की जिम्मेदारी है वो करे। मीडिया ने उसको तोड़ मोड़ के चला दिया कि आम आदमी पार्टी के एमएलए ने बटला हाउस एनकाउंटर की इंक्वायरी की मांग की। मैंने कहा भाई ऐसा मैंने तो कुछ नहीं कहा। दूसरा, उसने पूछा कि अब आप जीत कर आए हो और मुसलमानों के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता इलाके से आप जीत कर आए हो, अब आप क्या करोगे मुसलमानों के लिए। मैंने कहा भाई मैं एजुकेशन दूंगा, सड़क दूंगा, सीवर दूंगा, पानी दूंगा, स्कूल दूंगा, हेल्थ दूंगा। कहने लगी ये क्या बात हुई, और पार्टियां तो ऐसा नहीं करती, और पार्टी के लीडर तो ऐसा नहीं करते, वो तो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वो तो 2002 की बात करते हैं, वो तो और दूसरी चीजों की बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या इन चीजों की मुसलमानों को जरूरत नहीं है? क्या एजुकेशन की मुसलमान को जरूरत नहीं है? क्या हेल्थ की मुसलमान को जरूरत नहीं है? क्या पानी की मुसलमान को जरूरत नहीं है? क्या गलियों की मुसलमान को जरूरत नहीं है? क्या सड़कों की मुसलमान को जरूरत नहीं है? और उसकी एक वजह थी कि 1974 के बाद से ओखला विधानसभा, जो मुसलमानों की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता इलाका है, 1974 के बाद से पानी की लाइन नहीं डाली गई, 1 इंच भी पानी की लाइन नहीं डाली गई थी। हमारी पार्टी आई, कपिल भाई यहाँ बैठे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरा ओखला के अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनी है, पूरे ओखला के अंदर 60 से 70 करोड़ की लागत से एक एक गली में ये पानी डालने का काम कर रहे। मुबारकबाद पेश करता हूं इन्हें। बता रहा हूं सर जी, 74 के बाद से आप पहले इंसान हो जो पानी की लाइन डलवा रहे हो इसी सरकार में। अब से पहले किसी ने नहीं सोचा, और शायद पूरी दिल्ली की किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में 1 इंच पानी की लाइन डाली भी नहीं गई होगी। ये एक सरकार आई, इसने आते ही अनऑथराइज कॉलोनी को भी अपनी कॉलोनी काउंट किया, वहां के वोटर्स को भी अपना वोटर्स माना, वहां के लोगों को भी अपना ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग माना, और पानी की लाइन और सीवर और सड़क का काम शुरू किया। अब से पहले कहीं नहीं हुआ पूरी दिल्ली में। 1600 कॉलोनी से ज्यादा है, कहीं भी अनऑथराइज कॉलोनी में 1 इंच पानी की लाइन नहीं डली, हमारी लाइन में डली। हम विधानसभा गए, विधानसभा में मैं लगता था कि भाई मुसलमान हूं, मेरे साथ में कुछ सिख है, एक आधे जैन हैं, हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमारा साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं गया, सबसे पहले जब मेरी स्पीच हुई तो मैंने दहशतगर्दी में जो गिरफ्तार बच्चे हैं उस पर मैंने बात की, और मुझे अपने 3 मुसलमान एमएलओ से ज्यादा जो मेरे हिंदू भाई सिख भाई थे उनका ज्यादा साथ मिला किसी भी मुद्दे पे। बटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा हो, आरएसएस पर बैन की बात मैंने की, बाबरी मस्जिद के कातिल उनको श्रद्धांजलि देने की बात की जा रही थी विधानसभा में, हमने उनके श्रद्धांजलि की मुखालफत की, तो पूरी पार्टी एक मत होकर के हमें साथ दिया और वहां पर उनको श्रद्धांजलि नहीं देनी थी।
हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा हुई। अब से पहले कभी नहीं हुई। जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना तो मुझसे बहुत सारे लोग, सरकार के लोग, कहते थे कि वक्फ बोर्ड भी सरकारी एजेंसी है, कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी सरकार का ऑफिस है, कि वक्फ बोर्ड में काम करने वाला कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी है। मुझसे लोग पूछते थे। तो मैंने अरविंद जी से कहा कि सबसे पहले तो आप सरकार की किसी बिल्डिंग में हमें वक्फ बोर्ड के लिए ऑफिस दे दीजिए। अब से पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों का एक घर है, पुरानी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर वक्फ बोर्ड का ऑफिस चलता है। मैंने अरविंद जी से कहा तो अरविंद जी ने मुझे विकास भवन 2 में 7th फ्लोर पे ब्लॉक ए में वक्फ बोर्ड के ऑफिस के लिए जगह दी, जो काम चल रहा है। पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी विधानसभा में वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा नहीं हुई। हमारी विधानसभा में वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा हुई। 10-12 विधायक वहां बोले। संजय भाई शायद आ गए हैं, आ गए संजय भाई जो हमारे लीडर हैं वो आने वाले हैं, उनका हम लोग। तो पहली मर्तबा किसी विधानसभा में वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसी एक डिपार्टमेंट के पास है, पहला नंबर आता है डिफेंस, दूसरा नंबर रेलवे, तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। और आज आप देख लीजिए 1970 प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली के अंदर, और आप मुसलमानों का हाल देख लीजिए। जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना 7 लाख रुपए महीना की आमदनी थी। कुछ पैसे सरकार से आ जाते थे, कुछ पैसे होर्डिंग से आ जाते थे। इमामों की तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने में दी जाती थी, स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी जाती थी। 8 साल पहले बेवाओं की पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन अब एक दिन में 17 लाख, जैसे फिरोज भाई ने कहा, फ्राइडे में हमारी रिकवरी 17 लाख रुपए हुई थी। फ्राइडे के अंदर एक दिन की, जहां 7 लाख रुपए महीना था, वहां एक दिन की रिकवरी 17 लाख रुपया है। और अभी तो हम काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को कभी एजुकेशन के सिलसिले में किसी ने नहीं सोचा। मैं अरविंद जी के पास गया। मैं आप ये खूबी नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी मानो, लेकिन मैं एक सच बात बता रहा हूं अरविंद जी। मैं गया अरविंद जी के पास कि मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं। उन्होंने कहा हाँ भाई हमने बनाया। मैंने कहा जी वहां मैं कुछ स्कूल बनाना चाहता हूँ, और स्कूल बनाने के लिए मैं लोगों से चंदा कर करके स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो अरविंद जी ने मुझसे कहा कि चंदा करने की जरूरत नहीं है, आप वहां मुसलमानों के लिए स्कूल बनाओ, वक्फ बोर्ड उसको चलाए, जितना बनाने में पैसा खर्च होगा दिल्ली सरकार आपको देगी। आप अस्पताल बनाओ, दिल्ली सरकार आपको देगी। और उसी वजह से 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम 2 वक्फ बोर्ड पब्लिक स्कूल खोलने जा रहे हैं 15 अक्टूबर को। और इस साल में 5 पब्लिक स्कूल हम खोलेंगे। उसी फीस में 1500 रुपए फीस लेंगे, वक्फ बोर्ड अपने पास से खर्च करेगा। जो स्टैंडर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल का है वही वक्फ बोर्ड पब्लिक स्कूल का स्टैंडर्ड इंशाल्लाह होगा। और मैंने उसमें एक मैकेनिज्म बनाया कि किस तरह से काम करना है। आज हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हो सकता है कल रहे ना रहे, तो हर एक स्कूल की एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। उस मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर 5 लोग होंगे वक्फ बोर्ड स्कूलों के ऊपर। एक वाइस चांसलर जामिया, वाइस चांसलर अलीगढ़, वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन दिल्ली का। ये 5 लोगों में 3 लोग इधर होंगे। मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट बदलने का हक सिर्फ इन 3 लोगों को होगा, 5 लोगों में से, जिसकी तरफ भी होंगे। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आज हमें कल हो ना हो, कल एजुकेशन ठीक हो ना हो, लेकिन ये मैकेनिज्म ठीक रहेगा हमेशा। और करंट वाइस चांसलर होंगे, और करंट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा, और करंट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वो अध्यक्ष होंगे। ये एक मैकेनिज्म हम बनाने जा रहे हैं। मैं विधानसभा में, अगर मैं 2002 की बात करता हूं तो नितिन त्यागी मेरा साथ देते हैं, जरनैल सिंह मेरा साथ देते हैं। अगर जरनैल सिंह 84 की बात करते हैं तो अमानतुल्लाह और नितिन त्यागी साथ देते हैं। अब से पहले कभी नहीं था ये चीज, ये संगम कभी नहीं था। ये संगम अगर दिया किसी ने तो आम आदमी पार्टी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी मजहब की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी बरादरी की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी रिलीजन की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी रीजन की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी सबकी राजनीति करती है, सबको हक देती है, सबको बराबर देखती है। अगर आज हम पानी मुफ्त दे रहे हैं तो हम घर नहीं देख रहे हैं कि मुसलमान का है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है। हम अगर पानी मुफ्त दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। अगर हम सरकारी स्कूल के हालत सुधार रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि मुसलमान के इलाके में अगर सरकारी स्कूल है तो इसको बुरा बनाएंगे, सिखों के इलाके में सरकारी स्कूल है तो इसको बुरा बनाएंगे, हिंदुओं के इलाके में अगर सरकारी स्कूल है तो इसको अच्छा बनाएंगे। अगर अच्छा बनाएंगे तो सबके लिए बनाएंगे, पानी मुफ्त करेंगे तो सबके लिए करेंगे,
बिजली अगर आधे दाम पर देंगे, आधे दाम पर देंगे तो वो सबको देंगे। अगर हेल्थ, मेरे यहाँ 5 अस्पताल बन रहे हैं, दिल्ली के अंदर 5 अस्पताल बन रहे हैं, उसमें से 1 अस्पताल ओखला के अंदर बन रहा है। दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ 11 विधानसभाओं को दिया गया, एक विधानसभा उसमें ओखला भी थी, एक विधानसभा उसमें आपकी वाली भी थी, जरनैल सिंह की भी विधानसभा थी। तो ये आम आदमी पार्टी सबके लिए है। आज बहुत सारे लोग मुसलमानों से कहते हैं कि बताओ तुमको आम आदमी ने क्या दिया, सिखों से कहते हैं कि बताओ तुमको आम आदमी पार्टी ने क्या दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक तो वक्फ बोर्ड दिया, 1100 बीघा प्रॉपर्टी, अब से पहले किसी ने तो कब्जा कराई होंगी, 1100 बीघा प्रॉपर्टी, जो 382 प्रॉपर्टी है 1100 बीघा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की डीडीए ने कब्जा कर ली, वो कांग्रेस ने तो कब्जा कराई। कांग्रेस के चेयरमैन थे, कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस सेंटर में थी, कांग्रेस पुलिस में थी, उन्हीं लोगों ने तो कराई। अगर आज उन लोगों ने कराई तो आम आदमी पार्टी उसको वापस दिलाने की बात कर रही है। अगर आज आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी तो कर रही है। वक्फ बोर्ड कहां से आया? आम आदमी पार्टी का वक्फ बोर्ड है। आज अगर इमामों को वक्त पर तनख्वाह मिलती है, पहले कभी नहीं हुआ, 1 तारीख को यहाँ बहुत सारे इमाम बैठे हैं वक्फ बोर्ड के, 1 तारीख को वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह मिलती है, जिस तरह से दिल्ली सरकार के विधायक को मिलती है उस तरह से इनको 1 तारीख को मिलती है। 8 साल से पेंशन बंद थी, 500 रुपए दी जाती थी 8 साल पहले, मैंने उसको 1500 रुपए किया हमने आकर के। 1 तारीख को उनके अकाउंट खोल दिए गए, उन सबको अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जहां वो 400 लोगों को पेंशन देते थे, हम लोग 2000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 30 लाख रुपया, और उसको बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 100 लोगों को स्कॉलरशिप देने की बात की, जो तकरीबन 50 लाख रुपए होगा। अब से पहले तो एजुकेशन पर सोचा ही नहीं। अगर आज मुसलमान को सबसे ज्यादा किसी एक चीज की जरूरत है तो वो एजुकेशन की है। सच्चर कमेटी आई, सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमान दलित या दलित से बदतर है, और उसका वाहिद इलाज है कि मुसलमानों को एजुकेशन दी जाए। और कोई भी कौम उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जबकि उसके पास एजुकेशन ना हो। तो आज मुसलमान को सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, हम लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। तो हमसे बेहतर कौन सी पार्टी है? हम भेदभाव तो नहीं कर रहे ना। कांग्रेस ने क्या किया? सारे फसादात किसने कराए? बीजेपी ने क्या किया? सारे फसादात किसने कराए? हम बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन कांग्रेस उससे बड़ी दुश्मन है। हिंदुस्तान में 2002 के दंगे के अलावा जितने भी 45,000 दंगे हुए, सारे के सारे कांग्रेस ने कराए, इन्हीं कांग्रेसियों ने कराए। और इनमें से किसी एक के अंदर लब नहीं है कि वो किसी अपनी पार्टी के खिलाफ बोल सके। आप मुझे देख लीजिए, मैं मुसलमानों के सारे इश्यूज उठाता हूं, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी होती है। मुझसे कोई एक सवाल नहीं करता तो मुसलमानों की क्यों बात करता है, बल्कि उस पर हल करने की बात करते हैं। 24 साल में 25 साल में एक भी उर्दू टीचर की कांग्रेस ने भर्ती नहीं की। हम लोग 650 उर्दू टीचर की भर्ती करने जा रहे हैं। 303 की डिमांड थी, 303 की डिमांड थी, हम लोग 650 भर्ती करने जा रहे हैं। और 650 के बाद 500 को और भर्ती करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि हर एक सरकारी स्कूल में पंजाबी का भी टीचर होना चाहिए, उर्दू का भी टीचर होना चाहिए। अगर कोई पंजाबी का बच्चा पंजाबी सीखना चाहे तो उसे पूरा हक मिलना चाहिए। और कोई अगर मुसलमान का बच्चा उर्दू सीखना चाहे तो हर स्कूल के अंदर उसे हक मिलना चाहिए कि वो सीखे। ये कौन कर सकता है बात? आम आदमी ये कर सकते हैं? इनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। ये तो पुरानी बात है, हमने ये किया, हमने वो किया। और क्या किया तुमने? बर्बाद किया इस मुल्क को, तबाह किया इस मुल्क को। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। आज वो लोग देशभक्ति की बात करते हैं जिनका दूर तक आजादी से कोई ताल्लुक नहीं था, आजादी की लड़ाई में उनका कोई हिस्सा नहीं था। आरएसएस का एक भी आदमी ये नहीं बता सकता कि हमारे किसी आरएसएस के आदमी ने कहीं आजादी की लड़ाई में शहादत दी हो, एक नाम नहीं बता सकते ये लोग। और आज ये झंडा बांटने की बात करते हैं, आज ये देशभक्ति की बात करते हैं, आज ये सारी बातें करते हैं। लेकिन आज अगर ये मुल्क आजाद हुआ है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सहयोग से आजाद हुआ है। संजय भाई जो हमारे लीडर हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो आ गए हैं आपके बीच में। नहीं बैठ आने दीजिए। तो इसके बाद मैं अब तो बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है, तो इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और यही आपसे कहता हूं कि जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने सिर्फ आपको धोखा दिया है, यह आम आदमी पार्टी आपके साथ है, आपके साथ रहेगी और हमेशा साथ देगी। शुक्रिया।